आज का टॉपिक है हमारा एसी पोटेंशियोमीटर मेथड। आई होप आप सब लोगों ने पोटेंशियोमीटर्स के बारे में पढ़ा हो। ये जो आज हम एसी पोटेंशियोमीटर करेंगे ना, ये बेसिकली पोटेंशियोमीटर है, ये हम लोग यूज करेंगे आयरन लॉस को ऑब्जर्व करने के लिए। आयरन लॉस को बेसिकली क्या करना है, हमने देखना है कितना आयरन लॉस होता है। तो ये बेसिकली हमारा आयरन लॉस मेथड में से एक मेथड है। एक हमारा ब्रिजेस मेथड भी होते हैं, जो मैंने आपको असाइनमेंट्स की थी, उसमें आप लोग देखना, आपको ब्रिजेस भी आएंगे, वो आपको थोड़ा सा उसको अच्छे से देख के चीजें लिखनी है। ये वाला जो एसी पोटेंशियोमीटर होता है, बेसिकली हमें डिटरमाइन करना होता है आयरन लॉस को। एसी परमेबिलिटी, किसकी परमेबिलिटी, क्या हम देख रहे हैं। तो मैंने लास्ट में आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी बताई थी, तो यहाँ पे हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की ही एसी परमेबिलिटी को ऑब्जर्व करेंगे और बेसिकली डिटरमाइन करेंगे आयरन लॉस कितना होता है वहां पे। ठीक है। एक चीज याद रखनी है, ज्यादा कुछ भी बर्डन नहीं लेना है। और यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि ये जो हमारा एसी पोटेंशियोमीटर मेथड है, ये हमारा काम करता है हमारा लो फ्लक्स डेंसिटीज के जो मटेरियल्स होते हैं बेसिकली उसी में। ठीक है। तीन चीजें होगी हमारे पास। सबसे पहले ये डिटरमाइन क्या करेगा, आयरन लॉस डिटरमाइन करेगा। सेकंड चीज होगी एसी परमेबिलिटी को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, किसकी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। तीसरी चीज क्या होगी हमारे पास, ये काम किस पे करता है, लो फ्लक्स डेंसिटीज के ऊपर। तीन चीजें होगी हैं। ठीक है। तीन चीजें क्या क्या होगी हैं, ये देखो मैंने सब चीजें लिखी हैं। सबसे पहले क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा आयरन लॉस, फिर डिटरमाइन हम निकाल सकते हैं एसी परमेबिलिटी और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तीसरी चीज है बच्चे, हम निकालेंगे किसके ऊपर, लो फ्लक्स डेंसिटीज के ऊपर ये चीजें काम करती हैं। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन देने हैं कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर है ना, वो हमें कुछ रीडिंग्स दे। अब इस रीडिंग्स को समझने से पहले हम देखेंगे ये डायग्राम। ये देखो, आई थिंक सो, हाँ इतना इतना चलेगा, इतना यहाँ पे विजिबल है। अब यहाँ पे होता क्या है, ये चीजें देखते हैं। अब आपको कुछ रिंग स्पेसिम, ये डायग्राम देख के घबराना नहीं है, ये बहुत बहुत इजी डायग्राम है। बस ये ऐसे आगे पीछे से ये वायर्स निकाली हैं, डोंट गेट वरी, मैं एक चीजें समझाती हूँ, आपको समझ आ जाएंगे। क्या है ये स्पेसिमन, रिंग स्पेसिमन बोला जाता है, ये जो गोल गोल है रिंग स्पेसिमन। ये जो वाइंडिंग्स लगी है ना, ये N1 करके वाइंडिंग है, ये N2। जो N1 वाइंडिंग है वो हमारी कौन सी वाइंडिंग है, हमारी है प्राइमरी वाइंडिंग। N2 है हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, दो वाइंडिंग्स होगी, N1 N2। N1 हमारी प्राइमरी, N2 हमारी सेकेंडरी। जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो ट्रांसफॉर्मर्स, बचपन से नहीं सॉरी बीटेक से पढ़ते आए हो, लास्ट टू लास्ट सेमेस्टर से, ये वही वाइंडिंग है, कुछ भी अलग से नहीं है। हम इसमें भी मतलब करंट को इंड्यूस करा के ही सब चीजें, मतलब जैसे करंट निकलती थी, ईएमएफ आता था, वैसी ही चीजें होंगी। तो बस इतना देखो, दो वाइंडिंग्स होगी हमारी। ठीक है। ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ना, ये प्राइमरी वाइंडिंग, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है हमारे ट्रांसफॉर्मर से। ये रहा हमारा ट्रांसफॉर्मर। तो ये ट्रांसफॉर्मर है बेसिकली, इसको हमने ऑल्टरनेटर से पहले कनेक्ट किया है थ्रू अ रेगुलेटिंग ट्रांसफॉर्मर। प्राइमरी वाइंडिंग हमारी कनेक्टेड है एक ऑल्टरनेटर से, ऑल्टरनेटर थ्रू हमारा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि बस प्राइमरी वाइंडिंग को ही हमने कनेक्शन दिया हुआ है। अब ये जो ऑल्टरनेटर है, ये क्या सप्लाई करेगा हमको, पोटेंशियोमीटर, जो भी हमारा मतलब नीचे वाला पोटेंशियोमीटर का सर्किट है, उसको उसने करंट प्रोवाइड करनी है। वो कैसे प्रोवाइड करेगा वो हम देखेंगे जब हम कनेक्शंस लगाएंगे। ठीक है। बेसिकली होता क्या है हमारे पास, जब यहाँ से करंट आती है ना, ये मतलब जब ट्रांसफार्मर से हम करंट इंड्यूस कराते हैं, तो हमारी जाती है ये करंट प्राइमरी वाइंडिंग में। तो अब प्राइमरी वाइंडिंग से जो करंट आएगी ना, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमारा प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ फॉलो होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगी, उसकी वजह से हमारी करंट इंड्यूस होगी N2 में। जो हम पढ़ते थे ट्रांसफॉर्मर वाला रूल, वही है ये सब चीजें, करंट इंड्यूस होगी। अब एक चीज देखो, यहाँ पे हमने एक रेजिस्टर्स भी लगा, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा होगा, आपने और भी ब्रिजेस पढ़े होंगे, हम लगाते थे ना एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, एक अननोन रेजिस्टेंस लगाते थे। यस मैम। हाँ, ये यहाँ पे जो है ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, जिसको हमने आर का नाम दिया हुआ है। ठीक है। इसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, प्राइमरी वाइंडिंग और बाकी अरेंजमेंट के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया हुआ है। इसको लगाने का मतलब पर्पस यही है कि जब हमने करंट दे दिया ना प्राइमरी वाइंडिंग को, तो इसमें करंट की वैल्यू जो है वो हमें पता चल जाएगी, कितनी करंट आ रही है हमारी वाइंडिंग में। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मतलब ही यही है।
मतलब एक अरेंजमेंट करना जिससे हमें पता चले कि प्राइमरी वाइंडिंग में कितनी करंट आ रही है, इससे हमें पता चल जाएगा। तो ये और पोटेंशियल ड्रॉप भी हमको पता चल रहा है कितना हो जाएगा, वो भी हम देख लेंगे भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। तो हमने एक गैल्वेनोमीटर भी लगा के रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर। इसको बेसिकली आप एक चीज याद रखना, जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये वाइब्रेशन टाइप गैल्वेनोमीटर है। इसका हम ये नहीं पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर और हाउ द पर्पस ऑफ वर्किंग, ये कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, बस इसका नाम आप याद रखना, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। क्या काम करेगा, डिफ्लेक्शन देखेगा करंट की, है कितनी है नहीं है क्या है, तो नल कर देगा शो, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, पहले करंट पास होता है इस तरीके से ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग पे, फिर उसकी वजह से इंड्यूस्ड हुआ करंट एक यहाँ पे, इस इंड्यूस करंट हुआ हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग पे। तो हम यहाँ पे जो हम इंड्यूस करंट होगा ना यहाँ पे, तो इसकी वोल्टेज को लिखेंगे E2 करके। हमने बेसिकली वोल्टेज की उसकी इक्वेशन को लिखना है, तो हम यहाँ पे जो वोल्टेज होगा E2 करके डिनोट करेंगे, और यहाँ जो वोल्टेज होगा E1 करके, क्योंकि 1 1 है तो आप इतना कॉमन मतलब समझ लो। तो जो यहाँ पे इंड्यूस होगा वोल्टेज, उसको कैसे लिखेंगे, देखो E2 वोल्टेज इंड्यूस हुआ ना सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो उसको हम इस तरीके से, ये इसकी इक्वेशन है 4kF F इस तरीके से। और N2 वाइंडिंग में जो हमारे पास चीजें N2, ये N2 है, वाइंडिंग कौन सी है, N2 मीन सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखा है 4kF FBMA, आपके पास ये है ASN2। अब ये जो सारी चीज है ना, ये क्या है, ये एक ही इक्वेशन है, याद रखना। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिखा हुआ है ये वाली चीज को, ठीक है, 5m की वैल्यू लिख दी है। अब आपने ये, आप सारी चीजों से फेमिलियर हो, KF आपका फॉर्म फैक्टर आ जाता है। ये जो हमने ट्रांसफार्मर से वेव दी है ना, आई मीन जो हमने करंट दी है, वो हमने दी है साइनसॉइडल सप्लाई दी है, ये याद रखना। और वो फॉर्म फैक्टर इसके लिए एक फिक्स रखा है हमने 1.11। एफ हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, BM क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ये जो BM है हमारा, इस वाले फॉर्मूले को देखो, ये थोड़ा सा इसका एडवांसमेंट है, ठीक है। फिर AS हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन कौन सा, जो मैंने आपको क्या बताया, रिंग। अब ये भी तो देखेगा ना, रिंग में मतलब कितना टाइम लगा इसको मैग्नेटिक फ्लक्स को इंड्यूस होने में इसमें। तो ये रहा इसका एरिया रिंग का। अगर स्क्वायर लेते तो शायद कोई और कंडीशन होती थी, बट हमें यहाँ पे राउंड ही लेना था, ठीक है। ये हो गया भाई हमारा AS। अब N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। ये रहा हमारा N2 चाहिए तो N2 ले लिया। ये हमने निकाला सबसे पहले वोल्टेज E2 का। अब हमने मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी यहाँ से अलग से निकाल लेंगे। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, जो ये वोल्टेज है अपॉन करके 4kF FASN2। ये देखो, ये कुछ नहीं किया है, ये जस्ट आपने सिंप्लीफाई किया है वाले ऊपर वाले फॉर्मूले को, BM अलग से निकाल के। ये कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने चीजें निकाल दी। खुद से करोगे प्रैक्टिस, समझ आ जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखना, साइनसोइडल सप्लाई के लिए ही चीजें यूज हो रही हैं, बस और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको दोबारा से डायग्राम देखनी है। अब हमने बात की थी ऊपर वाली चीजों की, अब कुछ यहाँ पे स्विचेस भी दिख रहे हैं हमको, 1 2 करके स्विचेस हैं। नीचे हम देख रहे हैं कुछ दो टाइप का पोटेंशियोमीटर, इन फेज पोटेंशियोमीटर लगाया है, कोई क्वाड्रेचर पोटेंशियोमीटर लगाया है। व्हाट इज द यूज ऑफ दीज पोटेंशियोमीटर्स। अब क्या करना है, अब तो हमारा मेन काम शुरू होगा। यही तो अरेंजमेंट है AC पोटेंशियोमीटर की। जब ये वाले अरेंजमेंट के साथ दोनों चीजें कनेक्ट होती है, ये अरेंजमेंट बनाता है हमारा AC पोटेंशियोमीटर। अब क्या होगा बच्चे, यहाँ पे ये स्विच S है जो हमारा, जब हम इसको मतलब कनेक्ट करते हैं 1 के साथ, सपोज हमने 1 के साथ इसको कनेक्ट किया, तो अब हमने E2 वोल्टेज कैसे मेजर करना है वो हम लोग देखेंगे। अगर हम स्विच 1 के साथ करते हैं तो E2 में क्या फर्क आता है, अगर स्विच 2 के साथ करते हैं तो E2 में क्या चीजें हमारे पास आती हैं। बस स्विच को अलग अलग कनेक्ट करके चीजें ऑब्जर्व करनी है। अगर तो हम स्विच 1 को कनेक्ट करते हैं, सपोज यहाँ पे स्विच 1 को करते हैं, तो ये जो क्वाड्रेचर पोटेंशियोमीटर है ना, इसके बारे में आपको जानना नहीं है, बस ये क्या कर रहा है वो चीजें देखनी है। जो क्वाड्रेचर पोटेंशियोमीटर है ना, ये अपने आप को सेट कर लेगा 0 पे, या हम लोग मैन्युअली सेट करेंगे इसको 0 पे। और इस तरीके से इन फेज पोटेंशियोमीटर को सेट करते जाएंगे। जब इसको 0 पे सेट कर दिया ना, और इसको इस तरीके से सेट करते जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं वेरी करवाते जाएंगे, जब तक ये बैलेंस कंडीशन नहीं ऑब्टेन कर लेता। अब इसकी कुछ बैलेंस कंडीशन होगी, या तो ये मतलब डिफ्लेक्शन 0 शो कर दे, या फिर एक पर्टिकुलर जो प्री डिफाइंड कंडीशन जो हमने पहले की लिखी हुई है
या इस वैल्यू में सेट हो या इस वैल्यू में सेट हो, तो उस तब तक इसको सेट करते जाना जब तक एक बैलेंस कंडीशन नहीं आ जाए हमारे पास। सो इसी तरीके से जब सेटिंग कर ली हमने पोटेंशियोमीटर की, तब हमारे पास जो E2 है ना वो हमको डायरेक्टली मिल जाता है, डायरेक्टली E2 मिल जाएगा, मीन्स वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। अभी हम समझते हैं आहिस्ता आहिस्ता। मतलब स्विच 1 पे कनेक्ट करने पे ये अपने आप को 0 कर लेगा, ये अपने आप को वेरी कराता जाएगा तब तक जब तक बैलेंस कंडीशन नहीं आती। जब इसकी बैलेंस कंडीशन आई हमको डायरेक्टली E2 की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब जो यहाँ पे E2 है ना उसकी डायरेक्ट वैल्यू हमको ऐसे ही मिल जाएगी, हमको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास कनेक्शन 1 पे। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं स्विच को कनेक्शन 2 पे अटैच। चलो ठीक है, कर दो। अब यहाँ पे क्या होता है, जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का, वो मैच कराना होता है हमको किसके साथ, इन फेस वाले पोटेंशियोमीटर के साथ। अब क्या करना होता है हमको, जो हमने सेकंड स्विच पे कनेक्ट करा, तो सेकंड स्विच पे कनेक्ट करने के लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप हमारा क्रॉस रेजिस्टेंस आर आ रहा है उसको हम मैच कराएंगे किसके साथ, इन फेस वाले पोटेंशियोमीटर के साथ। मतलब इनकी वैल्यूज को हम लोगों को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि मैच कर जाए, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर जो है एक बैलेंस कंडीशन दे हमारा, ठीक है। ओके 40 मिनट्स। ओके, मैंने क्या कहा, जो हम जब स्विच 2 को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जो हमारा रेजिस्टेंस R है वो इस तरीके से हमको एडजस्ट कराना है कि वो इन फेस के साथ मैच करे, एज वेल एज क्वाड्रेचर पोटेंशियोमीटर के साथ भी मैच करे। सो काइंड ऑफ अ वेरिएशन हमने इस तरीके से लानी है कि तभी हमारे पास बैलेंस कंडीशन आएगी। इसकी वैल्यू मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इसकी बैलेंस, इन दोनों की बैलेंस कंडीशन, मतलब तीनों चीजें साथ में चलेंगी ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बैलेंस कंडीशन आ जाएगी। बैलेंस कंडीशन आ जाएगी तब भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा वोल्टेज है E2 वो हम निकाल सकते हैं। तो पहले क्या था, स्विच 1 में जब कनेक्ट करते थे खाली इसको वेरी कराना पड़ता था, ये 0 रहता था। स्विच 2 कनेक्ट किया तो हमने क्या किया, रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैच कराया बाकी दो चीजों के साथ, ठीक है। एक बैलेंस कंडीशन अकर करी तब भी हमको वैल्यू मिल गई। सो ये मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस है, पोटेंशियोमीटर्स को समझना भी एक बहुत बड़ा वो है, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। लेकिन आपको भी पोटेंशियोमीटर के अंदर जाके कुछ भी नहीं करना ना, उसके बारे में देखना है, बस हमने एक चीज देखनी है कि कौन सी बैलेंस कंडीशन पे अराइज होता है तो हमारी मेजरमेंट पॉसिबल हो पाती है। तो अब क्या होता है, जो रीडिंग होती है ना इन फेस पोटेंशियोमीटर की, तो वो एक वैल्यू देती है, वो वैल्यू होती है IER। चलो अब हम थोड़ा सा स्टेटमेंट से देख लेते जो मैंने लिखा है। हाँ ये देखो, सो एक हमें वैल्यू मिलेगी IER, जिसमें I क्या आ जाएगा हमारा, लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट इन दी प्राइमरी वाइंडिंग। यहाँ पे P हमारा प्राइमरी वाइंडिंग मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने बेसिकली लॉस पे भी तो फोकस करना था, बैलेंस कंडीशन आ गई, सब कुछ आ गया हमारे पास, वैल्यूज भी आ गई। लेकिन जब हमने जो फेस वाला पोटेंशियोमीटर है ना उसका और भी काम है, वो और भी चीजें बता रहा है। वो बता रहा है हमारे पास कि जो हमारा जो रीडिंग है उससे हमें एक चीज मिल रही है, वो है IER, जिसमें हमारा आई रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट इन दी पोटेंशियोमीटर, सॉरी हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, जो प्राइमरी वाइंडिंग पे है उस एरिया का जो जो हमारा आयरन है लॉस हो रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे। और हमारे पास जो बेसिकली R है वो हमारा वही स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। और I को हम क्या कह सकते हैं, रीडिंग ऑफ इन फेस पोटेंशियोमीटर बाय रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला है। रीडिंग ऑफ इन, रीडिंग जो आ रही है हमको, रीडिंग जो मिल रही है पोटेंशियो इन फेस वाले पोटेंशियोमीटर से अपॉन कर देंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू से, मतलब रेजिस्टर की वैल्यू से। अगर इसको हमें निकालना पड़े तो ऐसे निकालेंगे। IER हमको मिलता है, ये कुछ नहीं किया, बस इसको क्या कर दिया हमने, एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। रीडिंग ऑफ इन फेस पोटेंशियोमीटर गिवन बाय द वैल्यू ये, तो अगर हम I को यहीं पे रखें, R को उस साइड ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा। सीधे आपने ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। इसका कोई न्यूमेरिकल अभी मेरे को दिखा नहीं, ना ही ये आएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट आपको क्या कहता है, जो अब ये तो रहा हमारा कौन सा, इन फेस वाला। इन फेस पोटेंशियल दो हमने लगाया ना AC में, दो लगाए हैं। अब ये रहा इन फेस। अब कुछ क्वाड्रेचर से तो भी मिल रहा होगा ना हमको। अब क्वाड्रेचर से क्या मिल रहा है हमको, IMR। IMR उसमें मिल रहा है, IER इसमें मिल रहा है IMR। अब IM क्या है, मैग्नेटाइज कंपोनेंट ऑफ करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग। देखो करंट वोल्टेज वगैरह निकाल ली, ठीक है, लेकिन अब हमने क्या करना, फोकस करना है प्राइमरी वाइंडिंग पे
उस पे हमें क्या क्या लॉसेस और क्या क्या चीजें मिल रही हैं दोनों पोटेंशियोमीटर की वजह से, वो चीज हमको देखनी है। सो हमको आई मिल रहा है, मतलब जो कंपोनेंट मिल रहा है करंट का, ये लॉस कंपोनेंट मिल रहा है, वो मिल रहा है प्राइमरी वाइंडिंग पे। और क्वाड्रेचर पोटेंशियोमीटर से भी हमको प्राइमरी वाइंडिंग पे चीजें मिल रही है, बट क्या मिल रहा है, मैग्नेटाइज कंपोनेंट हमको यहाँ पे मिल रहा है, मैग्नेटाइज कंपोनेंट, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे आई एम से। और आई एम को फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, रीडिंग ऑफ क्वाड्रेचर पोटेंशियोमीटर अपॉन आर। आर तो दोनों के साथ डिवाइड होगा, आर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होगी। तो आप एंड में आप लिखोगे आयरन लॉस इज इक्वल्स टू हमारा आई आपको मैंने बताया क्या है, आई रीडिंग ऑफ इन फेज पोटेंशियोमीटर इनटू E2 N1 अपॉन N2। जब आप एक केस कंसिडर कर रहे हो उसको आप लेके चीजें ऐसे लिखोगे, लॉस ही देखना ना हमको। अभी मैग्नेटाइज कंपोनेंट में तो कोई लॉस नहीं है जो क्वाड्रेचर से मिल रहा है, वो खाली मैग्नेटाइज कंपोनेंट दे रहा है। जो आई जो मिल रहा है वो हमें लॉस मिल रहा है, आयरन लॉस मिल रहा है प्राइमरी वाइंडिंग पे। तो हम लिखेंगे आयरन लॉस इक्वल्स टू आई E2 N1 by N2। E2 क्या था हमारा, जो सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी जो वाइंडिंग पे हमें वोल्टेज मिल रहा था वो है। आई मैंने आपको बता दिया, N1 नंबर ऑफ टर्न्स हमने बताया जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग पे, N2 हमारा नंबर ऑफ टर्न्स हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग पे। तो ये मेथड है, ये सूटेबल है मैग्नेटिक टेस्टिंग एट फ्लक्स, लो फ्लक्स डेंसिटीज के लिए, जहाँ पे हम बड़े बड़े एसी मतलब मैग्नेट की टेस्टिंग करते हैं, एसी मैग्नेट की टेस्टिंग करते हैं, जहाँ पे हमको लो फ्लक्स डेंसिटीज वाले मटेरियल का आयरन लॉस ढूंढना होता है। सो कुछ नहीं किया हमने, क्या किया हमने, सबसे पहले ट्रांसफार्मर से करंट इंड्यूस करा के देखी, करंट हमने प्राइमरी वाइंडिंग पे मतलब डाली, फिर यहाँ से हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ करते करते यहाँ पे आया, तो सेकेंडरी पे हमको एक E2 वोल्टेज मिल जाती है, उसकी वैल्यू लिखी। अब हमने दोनों पोटेंशियोमीटर नीचे कनेक्ट किए हैं, एक एक करके दोनों को मतलब यहाँ पे दो दो वाइंडिंग को लगाते जाएंगे। पहले स्विच को कनेक्ट किया 1 के साथ, इसको 0 किया, इसको हमने बैलेंस कंडीशन पे लाया, हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल गई E2 की, चलो ठीक है। इसको फिर स्विच 2 पे कनेक्ट किया, इसको फिर हमने क्या करा, इन दोनों को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि हमारा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ये और ये एक बैलेंस कंडीशन अचीव करें, उससे भी हमको वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमने देखा आई मिल रहा है हमको इससे, और आई एम मिल रहा है इससे, लॉस मिल रहा है इससे, मैग्नेटाइजिंग हमें कंपोनेंट मिल रहा है इससे। बस ये चीजें देख के एक वैल्यू लिखनी है, लास्ट में आपने बस यही लिखना है कि कहाँ पे यूज होता है। तो